नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 15 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो यूपी बोर्ड के इकाई 15 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न को हल करना। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको प्रश्न दिया गया है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही है जिसको आपको चुन करके लिखना है। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है कोयला में, चीनी में, रोटी में, नमक में। ठीक है, तो कोयला तो कार्बन का ही एक रूप है। चीनी का सूत्र आपको पता है, ठीक है, C12 H22 और O11। ठीक है, यह 12 है, C12। तो यहाँ पर कार्बन 12 है। ठीक है, रोटी में भी कार्बन पाया जाता है, लेकिन नमक जो है, नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। नमक का सूत्र होता है आपका फार्मूला NaCl। तो इस C को देखकर यह मत समझिएगा कि यह कार्बन है, यह Cl है यानी क्लोरीन है। ठीक है, तो नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका द हो जाएगा, यानी सही रहेगा नमक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। आपको बताना है प्रकृति में कार्बन किन रूपों में पाया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में पाया जाता है, केवल यौगिक अवस्था में पाया जाता है, और मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, या केवल अपने अपर रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति में जो कार्बन होता है वह मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और यौगिक अवस्था में भी पाया जाता है, यानी दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा स, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुकिंग गैस LPG में किसकी मात्रा अधिक होती है। आपको बताना है कुकिंग गैस यानी जो रसोई घर में खाना पकाने की गैस होती है वो हमारी, उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। मेथेन की, एथेन की, एथिलीन की या ब्यूटेन की। ठीक है, तो सबसे पहले LPG का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। यह होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद मेथेन का फार्मूला की बात करें तो मेथेन का सूत्र होता है आपका CH4। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थानों में पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से एथेन है, एथिलीन है और ब्यूटेन है। ठीक है, तो कुकिंग गैस LPG में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वह पाया जाता है हमारा ब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। आपको बताना है इनमें से कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है। जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला या लकड़ी का चारकोल। तो जो ग्रेफाइट है यह हमारा कार्बन का कैसा रूप है, क्रिस्टलीय रूप। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप एक और होता है, वह है हमारा आपका हीरा। ठीक है, हीरा, हीरा भी क्या होता है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, देख लेते हैं पूर्ति करके। तो पहला प्रश्न है, खाली स्थान सभी सजीवों तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित रहता है। आपको बताना है क्या है जो सभी सजीव तथा निर्जीव में उपस्थित रहता है। तो वह है कार्बन। ठीक है, कार्बन का संकेत होता है क्या, हमारा C। ठीक है, तो सभी सजीव और निर्जीव में उपस्थित रहता है क्या, कार्बन। अगला है खाली स्थान सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मेथेन। और मेथेन का सूत्र अभी हमने ऊपर आपको बताया था, क्या होता है, CH4। ठीक है, मेथेन को और कौन सी गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। और यह कहाँ पर उत्पन्न होती है, दलदली स्थानों पर उत्पन्न होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो को 2 भागों में बांटोगे आप, हाइड्रो, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद है खाली स्थान सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये आप जानते हैं सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हमारा हीरा। और यह भी किसका रूप है, कार्बन का। तो इसमें भरा जाएगा हीरा। इसके बाद है पेट्रोल, खाली स्थान ईंधन है। आपको बताना है पेट्रोल कैसा ईंधन है। तो देखिए इसमें
कई चीज़ें भरी जा सकती हैं। सबसे पहले तो पेट्रोल एक ज्वलनशील ईंधन है, तो इसमें आप ज्वलनशील भी भर सकते हो। इसके बाद पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें आप जीवाश्म भी भर सकते हो। और पेट्रोल पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है, तो पेट्रोल पेट्रोलियम ईंधन भी है, तो पेट्रोलियम भी भर सकते हो आप। और जीवाश्म को ही जैविक भी बोलते हैं, तो आप जैविक ईंधन भी भर सकते हो। और जब पेट्रोल जो होता है एक प्राकृतिक ईंधन है, तो आप इसमें प्राकृतिक भी भर सकते हो। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ इस ऑप्शंस में भर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके हो गए। एक और है, पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या होता है? तो पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ होता है ग्रेफाइट। ठीक है, यह भी कार्बन का ही एक अपर रूप है। ठीक, तो सबसे पहले वाले में भरा जाएगा आपका कार्बन, दूसरे में मेथेन, तीसरे में हीरा, चौथे में आप ज्वलनशील या जीवाश्म या पेट्रोलियम या जैविक या प्राकृतिक भर सकते हैं, पांचवे में ग्रेफाइट, और चौथे में सबसे अच्छा आपका रहेगा जीवाश्म भरिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए चिन्ह लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, 4 प्रश्न है। सबसे पहला है, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं। तो यह बिल्कुल सही है, सभी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो यह हमारा सही है। इसके बाद है, हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। यह गलत है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था हीरा जो होता है वह कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है, तो यह हमारा क्या रहेगा? गलत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है, तो यह भी हमारा गलत है। इसके बाद लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, तो यह भी हमारी क्या है? गलत है। तो एक सही है, बाकी 3 क्या है? इसमें गलत है। देख लीजिए, यह हमारा सही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। यानी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको छोटे छोटे भागों में देना है। सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपर रूप क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं। और इसके बाद इसी में प्रश्न है, कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम अपर रूप किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो भिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं अपर रूप कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके भौतिक गुण ठीक है अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। कार्बन विभिन्न अपर रूपों में मिलता है जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है क्रिस्टलीय अपर रूप, तो इसके अंतर्गत आता है हीरा और ग्रेफाइट। दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप, जिसके अंतर्गत आता है लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, कोक, काजल, कार्बन आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न का आप यह भी उत्तर लिख सकते हैं अगर वह थोड़ा कठिन लगे तब। ठीक है, सबसे पहले अपर रूप की परिभाषा। तो जब कोई तत्व प्रकृति में 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो इन सभी रूपों को उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हैं। पहला है क्रिस्टलीय अपर रूप, जिसके अंतर्गत हीरा ग्रेफाइट आते हैं। दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप, जिसके अंतर्गत लकड़ी का कोयला, सुगर, चारकोल आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना करके। तो 4 गुणों की तुलना कर दी जा रही है, उसमें से जो सरल होगा आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला यह है, तो हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना में सबसे पहला, हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। जो हीरा होता है वह अत्यंत कठोर होता है, तो हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम व स्नेहक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग आपका पेंसिल बनाने में होता है, जो पेंसिल के अंदर काला लीड रहता है वह आपका ग्रेफाइट ही होता है। तो हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम व स्नेहक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद हीरा पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट काले भूरे रंग का होता है। चौथा, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में तथा शीशा काटने में होता है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने तथा इलेक्ट्रोड बनाने में होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट के गुणों की तुलना हो गई। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? आपको बताना है मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मेथेन गैस जिसका सूत्र होता है CH4 CH4। तो मेथेन गैस वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और अन्य कार्बनिक पदार्थों, जिसको मार्स भी बोलते हैं,
के गलने सड़ने से बनती है, इसलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। ठीक है, आप उसकी जगह पर यह भी याद कर सकते हो। ठीक, देख लीजिए क्या है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, इसलिए मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका, चाहे ऊपर वाला याद करिए या तो या नीचे वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। आपको बताना है पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। तो देख लेते हैं। तो जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में पेट्रोलियम के अंतर्गत आपका डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि आते हैं। तो लाखों वर्षों में पेट्रोलियम बनता है। जीव जंतुओं के अवशेषों से बने होने के कारण पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में पेट्रोलियम बनता है। जीव जंतुओं के अवशेषों से बने होने के कारण पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यह इसका उत्तर हो गया, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं, लिक्विड गोल्ड। तो वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी भी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। इसके कहने का मतलब यह है कि वर्तमान युग में पेट्रोलियम जो है वह किसी भी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। इसका कारण यह है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के जितने भी कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात, संचार आदि कार्य हैं, यह किसी न किसी रूप से पेट्रोलियम पर निर्भर हैं। तो जितने ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ रहेगा उस राष्ट्र के पास, वह राष्ट्र उतना ही ज़्यादा उन्नति कर सकता है। ठीक है, इसलिए पेट्रोलियम किसी भी राष्ट्र के लिए तरल सोना कहा जाता है, यानी अत्यंत कीमती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो देख लेते हैं। प्रकृति में कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार होता है 12। ठीक है, 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार कितना होता है 12। तो कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार 12 है तथा यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरे और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम, खड़िया तथा चूने के पत्थर में पाया जाता है। कार्बन सभी सजीवों और कुछ निर्जीव पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन प्रकृति में पाया जाता है। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लैंप ब्लैक क्या होता है। तो छोटा सा प्रश्न है, इसका छोटा सा उत्तर भी होगा। ठीक है, तो लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिक को कहते हैं। ठीक है, लैंप ब्लैक जो है मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर जो कालिक प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, लैंप ब्लैक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको बताना है। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहला और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यह सभी आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एथिलीन, एसिटिलीन आदि आते हैं। तो यह हो गया हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंतर्गत मेथेन, एथेन आदि और असंतृप्त के अंतर्गत एथिलीन, एसिटिलीन आदि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही छोटा सा उत्तर है इसका। रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण, पहला है मेथिल हाइड्रोजन तथा दूसरा है द्रवित हाइड्रोजन। यह दोनों हमारे कैसे ईंधन है, रॉकेट ईंधन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है। तो यह भी हमारा एक छोटा सा प्रश्न है जिसका छोटा सा उत्तर है, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, लकड़ी, कंडे, उपली को बोलते हैं कंडे, खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि लकड़ी, गोबर के कंडे, खेतों में धान व गेहूं के जो पुआल होते हैं उनको जलाने से
प्रदूषण के कारण जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है उसको आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो लकड़ी, कंडे, गेहूं व धान के पुआल जिसको हम पराली बोलते हैं, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, ऊपर हमने एलपीजी का फुल फॉर्म बताया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। खेतों में धान व गेहूं के पुआल जिसको हम पराली बोलते हैं, जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, जिसको हम धूम्र कोहरा भी बोलते हैं, जिससे आँखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। तो आपको बताना है ईंधन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के ईंधन होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ईंधन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ईंधन कहते हैं। अथवा ईंधन वे पदार्थ हैं जिनसे दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी आदि ईंधन हैं। ईंधन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस ईंधन जिसके अंतर्गत चारकोल, कोयला आदि आते हैं। द्रव ईंधन जिसके अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, यह चीज़ें आती हैं। गैस ईंधन जिसके अंतर्गत गोबर गैस, एलपीजी आदि आते हैं। तो यह हो गया हमारा ईंधन क्या है और ईंधन के वर्गीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध कठोर होता है तथा त्रिविमीय संरचना निम्न चित्रानुसार होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका चित्र। तो यह रहा चित्र आपका हीरे की त्रिविमीय संरचना का चित्र। ठीक है, देख सकते हैं चित्र के अनुसार होता है इस तरह से। आशा है यह आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यही चित्र आपको बनाना है, जो कि हीरे की त्रिविमीय संरचना का यह चित्र है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अगला प्रश्न है हमारा, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? आपको बताना है कि जो हीरा है उसका उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। हीरा पारदर्शी होता है। हीरा को विभिन्न कोणों पर काटने पर उसमें अभूतपूर्व चमक उत्पन्न होती है। अत्यंत कठोर और अभूतपूर्व चमक होने वाला होने के कारण हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो यह इसका उत्तर है, जिसके कारण हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हीरा पारदर्शी होता है, हीरा को विभिन्न कोणों पर काटने पर उसमें अभूतपूर्व चमक उत्पन्न होती है और अत्यंत कठोर और अभूतपूर्व चमक वाला होने के कारण हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सुगर चारकोल का क्या उपयोग है? तो सुगर चारकोल जिसको हम कैरामेल भी कहते हैं का उपयोग। तो सुगर चारकोल यानी कैरामेल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड है, जब इसको कार्बन से अपचयित करते हैं तो यह जिंक प्लस ऑक्सीजन में अपचयित हो जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को सुगर चारकोल के साथ गर्म करने पर जिंक अपचयित हो जाता है। यह उसका रासायनिक समीकरण रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है आपको हीरा, कोयला, जंतु चारकोल और काजल। इसमें आपको बताना है अलग कौन है। तो इसमें हीरा अलग है। तो हीरा भिन्न पद है क्योंकि यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है तथा शेष जो है वह अक्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है, तो यह हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
मेथेन, एथेन, प्रोपेन और एथिलीन। तो इसमें एथिलीन अलग है क्योंकि एथिलीन भिन्न है क्योंकि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और शेष संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एलपीजी गैस। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। तो इसमें लकड़ी भिन्न है क्योंकि शेष पेट्रोलियम उत्पाद हैं। आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक। तो इसमें हमारा रोटी भिन्न है क्योंकि शेष जो है वह रासायनिक यौगिक है, चाहे वह खाने का सोडा हो गया, चीनी हो गया या नमक हो गया। नमक का सूत्र ऊपर हमने पढ़ा था। नमक का सूत्र क्या था? NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। चीनी का भी हमने पढ़ा था, C12, H22, O11 हो गया। ठीक है, और खाने का सोडा आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। ठीक है, यह तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।